हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैसा ट्रिक में। आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं होती क्या है, तो 12th क्लास की ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 5 है उसको हम पढ़ेंगे। इसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रिया की वो सभी क्रियाएं जो लोग अपनी जीविका निर्वाह के लिए प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, जिसकी खेती हुई है ना। खेती में प्राथमिक क्रिया में सबसे प्रमुख साधन है। तो प्राथमिक क्रियाएं इन्हें कहते हैं। खेती से संबंधित सारी क्रियाएं होती है ना, जो प्राथमिक क्रियाएं होती है वो सब क्या कहलाती है, प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है। तो अध्याय 5 में हम इन सभी को पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो देखते हैं दोस्तों, आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक से तात्पर्य है कि जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, जो हम दिन प्रतिदिन करते रहते हैं, यानी कि दिन भर में जो क्रियाएं करते हैं हम उनको क्या कहलाते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। मानव के उन क्रियाकलाप क्रियाकलाप से तात्पर्य है कि वो क्रियाएं जो मानव करता है, जो काम करता है, जिससे आय प्राप्त होती है। जिससे क्या होती है, आय। आय यानी कि पैसा। पैसा प्राप्त होता है, उन्हें क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया कहते हैं। मानव की क्रियाओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। अब मानव की जो जो क्रिया है, जो मानव जो कार्य करता है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। 4 कौन कौन से भाग हैं उनको देखते हैं। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया है ना। 3 में बांटा गया है। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया है। आप सभी याद कर लीजिएगा इसे। आगे चलते हैं, प्राथमिक क्रिया होती क्या है। तो प्राथमिक क्रिया है कौन सी, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या नहीं है, उसको देखते हैं। प्राथमिक क्रिया फर्स्ट नंबर की आती है। प्राथमिक क्रिया है वे क्रिया है जिनके लिए मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति या पर्यावरण पर निर्भर होता है। प्रकृति से मतलब तात्पर्य की खेती। आया समझ में आपको। पेड़ पौधे वगैरह प्रकृति के अंदर ही उगते हैं। पर्यावरण यानी कि पर्यावरण भी पृथ्वी इसमें आता है, प्रकृति में। और खेती करना भी प्रकृति के अंतर्गत आता है। यानी कि प्राथमिक क्रिया में, प्राथमिक क्रिया वे क्रिया होती है जिनके मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति या पर्यावरण पर निर्भर होता है। आया समझ में। आगे चलते हैं। ये आर्थिक क्रियाएं भूमि, जल, खनिज आदि की उपलब्धता एवं प्रकार पर निर्भर करती है। यानी कि जो क्रियाएं होती है, जो प्राथमिक क्रियाएं होती है, वो भूमि। भूमि यानी कि एक निवास स्थान या फिर कोई ऐसी भूमि जहाँ पर हम खेती कर सके। जल हो, जल भी उपलब्ध होना चाहिए वहाँ पर। खनिज, खनिज वगैरह ये सब क्या है, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इनके प्रकारों पर निर्भर करती है कि किस प्रकार की भूमि है, किस प्रकार का जल है, किस प्रकार के खनिज प्राप्त हो रहे हैं। ये सब प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। आया समझ में आपको। आगे चलते हैं। इनके अंतर्गत मुख्यतः कृषि, पशुपालन। अब जो प्राथमिक क्रिया है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कृषि आती है। पशुपालन यानी कि पशुओं को पालना, जिसकी गाय भैंस वगैरह को पालना। संग्रहण यानी कि वन में जाकर, वन यानी कि जंगल में जाकर कुछ वस्तुओं को संग्रहित करना, जैसे कि लकड़ी चुनना है ना। लकड़ी, औषधि वगैरह इकट्ठा करना है, क्या एक प्राथमिक क्रिया में आता है। आकेट, आकेट यानी कि शिकार करना। मत्स्य पालन, मछली पालना। लकड़ी काटना, वनों से लकड़ी काटना। खनन करना यानी कि खनन करने से तात्पर्य है कि खनिज पदार्थों को खोद कर निकालना। ये सब क्या है, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। आकेट एवं भोजन संग्रहण। अब आकेट, आकेट क्या होता है, आपको अभी बताया मैंने। आकेट क्या होता है, आकेट मतलब शिकार करना। और भोजन संग्रहण यानी कि भोजन को संग्रहित करना। मनुष्य के प्राचीन व्यवसायिक संग्रहण तथा आकेट है। मनुष्य है ना, जो प्राचीन काल से, प्राचीनतम व्यवसाय, प्राचीन काल से एक ही काम करता रहा अपने जीवन के निर्वहन के लिए, संग्रहण करना। संग्रहण तथा आकेट करता रहा है। आकेट, आकेट का अर्थ होता है शिकार करना। आकेट का तात्पर्य है कि शिकार करना। भोजन संग्रहण से, भोजन संग्रहण का अर्थ होता है जरूरत, अपनी जरूरत के लिए भोजन इकट्ठा करना। अपनी आवश्यकता के लिए, अपने खाने के लिए भोजन को इकट्ठा करना भोजन संग्रहण करता है। संग्रहण 3 पैमाने पर होता है। मतलब संग्रहण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार का संग्रहण कौन कौन से प्रकार का होता है देखते हैं। जीविका उपार्जन संग्रहण, वाणिज्य संग्रहण। जीविका उपार्जन यानी कि जीवन जीने के लिए संग्रहण करना। वाणिज्यिक संग्रहण यानी कि पैसे कमाने के लिए संग्रहण करना, है ना। और 3rd नंबर पे कौन सा है, संगठित संग्रहण यानी कि संगठित संग्रहण दोनों प्रकार से संगठन करना, के पैसे भी कमाए जा सके और व्यवसाय, अपना आर्थिक क्रिया भी पूरी की जाए। जीव को वाणी संग्रह में है, यानी कि जीविकोपार्जन के लिए जो संग्रहण होता है वो कौन कौन से हैं, संग्रहण, जीविका उपार्जन के लिए संगठन, वाणिज्य संग्रहण और संगठित संग्रहण। आया समझ में आपको। आगे चलते हैं। प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। जलवासी पशुचारण के लिए उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, एशिया, टुंड्रा प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश। जलवायु पशुचारण से तात्पर्य है कि वो पशुचारण
वह व्यक्ति जो अपनी गायों को एक स्थान पर चराते हैं, फिर यहाँ पर चारा खत्म होने के बाद में दूसरे स्थान पर जाकर चराने लग जाते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, प्रवासी रहते हैं वो, उसे कहते हैं चलवासी पशुचारण। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है उत्तरी अफ्रीका में, यूरोप में पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है, टुंडा प्रदेश में पाया जाता है, दक्षिणी पश्चिम एशिया में, अफ्रीका में पाया जाता है। तो ट्रिक से देखिएगा, चल ओडी 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 गाड़ी रहती है ना, AUDT अदिति, या फिर चल अदिति, याद रखेंगे। चल से आ जाएगा चलवासी पशुचारण, ए से आ जाएगा उत्तरी अफ्रीका, यू से आ जाएगा यूरोप, ए से आ जाएगा एशिया, डी से आ जाएगा टुंडा प्रदेश, और टी से आ जाएगा पश्चिमी अफ्रीका। तो आप याद रख लीजिएगा आसानी से। ट्रिक के माध्यम से आगे चलते हैं। वाणिज्य पशुचारण। वाणिज्य पशुचारण होता क्या है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सभी में वाणिज्य पशुचारण होता है, मतलब पैसे कमाने के लिए पशुओं को चलाया जाता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका में है ना। वाणी न्यू आई अर्जेंट सीखो। वाणी न्यू आई यानी कि भाषा नहीं आई, उसको अर्जेंट में सीखो। वाणी से आ जाएगा वाणिज्य पशुचारण, न्यू से आ जाएगा न्यूजीलैंड, आ से आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंट से आ जाएगा अर्जेंटीना, सी से आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सीखो। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद रखेंगे वाणिज्य पशुचारण के क्षेत्र को। आदिकालीन निर्वहन कृषि। आदिकालीन यानी कि प्राचीन काल से, आदि मतलब प्राचीन, प्राचीन काल से जो निर्वहन, जो जीवन को जीने के लिए जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं आदिम निर्वाह कृषि, यानी कि प्राचीन तरीके से कृषि करना ही आदिम निर्वाह कृषि कहलाती है। अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, मध्य एशिया, तो उष्ण कटिबंधीय भाग और दक्षिणी पूर्व एशिया में ये कृषि की जाती है। आगे चलते हैं। आदि अम्मा ऐसी है। आदि से आ जाएगा आदिम कृषि, ऐसे आ जाएगा अफ्रीका, माँ से आ जाएगा मध्य अमेरिका, ए से आ जाएगा एशिया में इस प्रकार की कृषि की जाती है ना। आगे समझ में। आगे चलते हैं। विस्तृत वाणिज्य कृषि। स्टेपिच। विस्तृत वाणिज्य कृषि से तात्पर्य है कि मतलब जो जीविका अर्जन के लिए भी की जाए और पैसे कमाने के लिए जाए, मतलब दोनों प्रकार से की जाती है ऐसी कृषि। स्टेपिच के यूरोपीय, उत्तरी अमेरिका के पेरिसी, अर्जेंटीना के पास पंपास, अफ्रीका या मिलने से ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एंड न्यूजीलैंड के कैबिनेटरी घास के मैदानों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। ट्रिक है NNN ना। ऐसे आएगा ऑस्ट्रेलिया, ऐसे आएगा अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, पंपास, ये सब आप अपनी मर्जी से लिख लीजिएगा। वैसे पूछा नहीं जाता, बट लिख लीजिएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आसानी से लिखेंगे तो अच्छा ही रहेगा एक तरह से। डेयरी कृषि। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा तथा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की कृषि की जाती है। डेयरी कृषि से तात्पर्य है कि मतलब भैंस वगैरह का पालन करना और उनके दूध को बेचना ही डेयरी कृषि के अंतर्गत आता है। कड़ा नया आया, कड़ा नया आया, हाथ में बांधने का जो कड़ा रहता है ना, वो क्या हो गया? नया आया। कैसे आ जाएगा? कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से डेयरी उद्योगों को याद कर लीजिएगा। सहकारी कृषि क्षेत्र पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और अर्जेंटीना में इस प्रकार की कृषि की जाती है। सहकारी कृषि यानी कि सरकार की अनुमति के द्वारा इस प्रकार की कृषि की जाती है, मतलब सरकारी कार्यों के द्वारा की जाती है। पुष्पोत्पादन। पुष्प रहते हैं ना, पुष्प से तात्पर्य है कि माला बनाने के लिए है ना। तो नीदरलैंड और ट्यूलिप, इन क्षेत्रों में है ना पुष्पों की खेती की जाती है, मतलब ऐसे पौधे उगाना जिनसे हमें पुष्प प्राप्त हो, फूल प्राप्त हो। उद्यान कृषि। उद्यान कृषि से तात्पर्य कि बगीचे द्वारा जो कृषि की जाती है, जैसे कि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में इस प्रकार की कृषि की जाती है, मतलब उद्यान बनाए जाते हैं, बगीचे बनाए जाते हैं और उनमें कृषि की जाती है। मिश्रित कृषि से तात्पर्य कि सभी प्रकार की कृषि की जाती है। अत्यधिक विकसित भाग जैसे कि उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय एशिया के कुछ भागों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, मिश्रित कृषि। सामूहिक कृषि सेवे संघ कोलहम खोजो। सामूहिक चलवासी पशुचारण से तात्पर्य कि चलवासी पशुचारण मैंने आपको बताया था पहले भी और फिर भी बता रहा हूँ। चलवासी पशुचारण से सामुदायिक पहले पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित होते रहते हैं, मतलब यहाँ पर पानी और चारा अच्छा है इस जगह पे, तो यहाँ पर कुछ दिन रुक जाएंगे और अपने पशुओं को चरा लेंगे। फिर यहाँ पर चारा खत्म होने के बाद में दूसरी जगह पे चले जाएंगे और वहाँ पर अपने पशुओं को चराते जहाँ पर चारा अधिक हो और हरा भरा चारा हो। इसे चलवासी पशुचारण कहते हैं। वाणिज्य पशुधन से तात्पर्य है कि मतलब पैसे कमाने के लिए जो पशुधन किया जाता है। वाणिज्य पशुपालन एवं निश्चित स्थान पर है। निश्चित स्थान में मतलब एक ही ऐसा स्थान होता है जहाँ पर ये किया जाता है, मतलब एक निश्चित स्थान फार्म वगैरह खोल लिए जाते हैं, फार्म किया जाता है और इनके चारों ओर व्यावसायिक समुदाय स्थापित किया जाता है। मुर्गियों का पालन करना है ना, बहुत सारी मुर्गियों को एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाता है, फिर वहाँ पर से वो अंडे देती हैं, उनका अंडों को बेचा जाता है और मुर्गी पालन किया जाता है।
चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण में अंतर। चलवासी पशुचारण में से तात्पर्य है कि अर्थ है कि चलवासी पशुचारण में पशुपालक समुदाय चारा एवं जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। मतलब चारे और जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। अर्थ है कि वाणिज्य पशुधन पालन में एक निश्चित स्थान पर एक ही स्थान पर होते हैं और विशाल क्षेत्र में फार्म बनाए दिए जाते हैं और इनके चारों की व्यवस्था कर ली जाती है और स्थानीय रूप से उन पर कमाई की जाती है। मतलब पैसे वगैरह इकट्ठा किए जाते हैं। पूंजी, यह पूंजी प्रदान नहीं है पशुओं का। मतलब पूंजी प्रदान कौन सा नहीं है? चलवासी पशुचारण। जबकि चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुचालन पालन अधिक व्यवसाय में पूंजी प्रदान है। मतलब पूंजी यानी कि पैसा ज़्यादा आता है किसमें? वाणिज्य पशुपालन में। पशुओं की देखभाल पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती। पशुओं की देखभाल अब वाणिज्य पशुपालन में क्या, पशुओं की वैज्ञानिक तरीकों से पशुपालन किया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है वाणिज्य पशुचालन में, तो है ना। अब देखते हैं चलवासी पशुचारण में पशुओं के प्रकार कौन कौन से। चलवासी पशुचारण एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं। मतलब बहुत सारे, जैसे कि गाय हुई, भैंस हुई, है ना, बकरी हुई, मतलब बहुत सारे प्रकार के पशु रखते हैं। जैसे कि सहारा व एशियाई मरुस्थल में भेड़, बकरी, ऊँट पाले जाते हैं। मतलब सभी सारे बहुत सारे पाले जाते हैं और उनको चारे की खोज में इधर उधर ले जाया जाता है। पशुओं के प्रकार, अब जो वाणिज्य पशुपालन होता है उसमें पशुओं के प्रकार कौन कौन से पशु होते हैं। इनमें से भी उसी विशेष पशु को पाला जाता है जिसके लिए वो क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल हो। मतलब किसी क्षेत्र में ना, जैसे कि मछली के लिए उपयुक्त है ना, तो मछली पालन ही किया जाएगा उस क्षेत्र में। किसी के लिए मधुमक्खी पालन, ही क्षेत्र में मधुमक्खी पालन ही किया जाएगा। मतलब एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित पशु के द्वारा निश्चित जगह पर किया गया पशुपालन ही क्या कहलाता है? वाणिज्य पशुपालन कहलाता है। क्षेत्र, यह पुरानी दुनिया तक सीमित नहीं है। इसके कुछ क्षेत्र हैं उत्तरी अफ्रीका के एटलांटिक तेज के अरब क्षेत्र में किया जाता है। मतलब ये याद कर लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं ऐसा, ये वाला याद करने के लिए इनके क्षेत्रों को जैसे देख लीजिएगा कि सभी में एक जैसा ही लिख लिया आप। जैसे कि यूरोप, अफ्रीका सभी में आ रहा है ना, तो ये लिखिएगा। दक्षिणी अफ्रीका, मेडागास्कर, ये सब क्या है? सभी में आ रहे हैं, मतलब कॉमन हो रहे हैं, तो इनको लिख लीजिएगा। यह मुख्यतः नई दुनिया में प्रचलित है। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, वे शब्द राज्य अमेरिका वाणिज्य पशुपालन के लिए उपयुक्त है। और यही आप उसमें भी लिख लीजिएगा। चरवासी पशुचारण में निर्वहन कृषि इस तरह की खेती में जमीन में छोटे छोटे टुकड़ों पर होती है। इस तरह की खेती में आदिम औजार और परिवारों का सामुदायिक क्षेत्र में वन श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। यह खेती मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन की प्रगति और उर्वरता पर निर्भर करती है। निर्वहन कृषि दो प्रकार के भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: आदिकालीन निर्वहन कृषि और गहन निर्वहन कृषि। आ से का आदिम कालीन और ग से का गहन निर्वहन कृषि। तो देखते हैं आदिकालीन प्राचीन काल से और गहन निर्वहन कृषि की जो नवीन काल से होती है। आदिकालीन यानी कि निर्वहन कृषि का वह प्रकार जिसमें कृषक अपने परिवार के भरण पोषण निर्वहन हेतु उत्पादन करता है। मतलब जो किसान रहता है वो इस प्रकार से खेती करता है कि वो अपने परिवार के जीवन निर्वाह कर सके और अपने परिवार के लिए खाना एकत्रित कर सके। यानी कि निर्वहन कृषि यानी कि खुद के परिवार के लिए सिर्फ अपने पेट की पूर्ति के लिए कृषि करना। इसमें उत्पादन बिक्री के लिए नहीं होता, मतलब बेचने के लिए कोई भी वस्तुओं को उगाया नहीं जाता। आदिमकालीन निर्वहन कृषि का प्रचलित रूप है। आदिमकालीन के प्राचीन काल से ये कृषि की जा रही है, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसे कौन सी कृषि कहते हैं? स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, जिसमें खेत स्थायी नहीं होते, दूसरे स्थान पर जाकर खेती की जाती है, यानी कि जंगल को जलाकर वगैरह ना। आदिकालीन निर्वहन कृषि की विशेषताएं: खेत का आकार छोटा होता है, छोटे छोटे होते हैं। कृषि की पद्धतियाँ: इसमें किसान एक क्षेत्र के जंगल या वनस्पति को काटकर या जंगल साफ करता है। खेत का उपजाऊ समाप्त होने पर उस स्थान को छोड़कर भूमि पर अन्य भागों में जाकर कृषि की जाती है। मतलब किसी क्षेत्र है वहाँ पर जाकर, जहाँ पर उपजाऊ भूमि है वहाँ पर जाकर खेती कर ली जाती है, और जब ये उपजाऊ नहीं होती तो दूसरे स्थान पर जाकर वापस जंगलों को काटकर और वहाँ पर खेती की जाती है। औजार परंपरागत होते हैं, मतलब परंपरागत तरीक़ों से ये खेती की जाती है। लकड़ी, कुदाली, फावड़े आदि का प्रयोग किया जाता है इस खेती में। क्षेत्र: उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ के आदिम कृषि के लोग ये कृषि करते हैं। अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय, दक्षिण मध्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्व एशिया में इस प्रकार की कृषि की जाती है। गहन निर्वहन कृषि क्या है? तो ये देखते हैं। गहन निर्वहन कृषि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन से प्रकार है?
चावल प्रधान ग्रहण निर्भर कृषि और चावल रहित ग्रहण निर्भर कृषि। चावल प्रधान ग्रहण निर्भर कृषि से तात्पर्य किस प्रकार की कृषि में लोग परिवार के भरण पोषण के लिए भूमि के छोटे टुकड़े पर काफ़ी बड़ी संख्या में चावल की कृषि में लगे होते हैं। यहाँ भूमि का जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, मतलब भूमि तो कम है लेकिन जनसंख्या अधिक है और वो बहुत सारी वस्तुएं उगा लेता है। इसमें चावल प्रधान कृषि, चावल प्रधान ग्रहण निर्भर कृषि की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं तो देखते हैं। मुख्य फसल, जैसा कि इस कृषि के नाम से ही पता चलता है कि इसमें प्रमुख फसल होगी, जैसे कि सिंचाई पर निर्भर होती है। खेती का आकार, अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है तथा खेत एक दूसरे से दूर होते हैं। श्रम, भूमि का ग्रहण उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। कृषि कार्यों में कृषक का पूरा परिवार लगा हुआ रहता है। ग्रहण निर्वहन कृषि में यानी कि पूरे परिवार के सदस्य इस कार्य में लगते हैं। प्राकृतिक खाद, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद व हरी खाद का प्रयोग किया जाता है, मतलब कृत्रिम रूप से खाद उपलब्ध करवाई जाती है, जैसे कि गाय का गोबर वगैरह हुआ, है ना। क्षेत्र, मानसूनी एशिया के घने बने क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। चावल रहित कृषि, गहन निर्वहन कृषि, इसमें कृषि में चावल मुख्य फसल नहीं होती और इसके स्थान पर गेहूँ, सोयाबीन, जौ, सेरपम आदि फसलों की बोए जाते हैं, मतलब इस प्रकार की कृषि की जाती है। चावल रहित गहन निर्वहन कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है देखते हैं। यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर चावल की फसल के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती, इसके लिए सिंचाई की जाती है, मतलब जहाँ पर वर्षा नहीं होती है वहाँ पर सिंचाई की जाती है, मतलब खेत को जोता जाता है, फिर उसमें पानी पहुँचाया जाता है किसी नदी, नाले, तालाब इनके द्वारा। इस प्रकार की कृषि में भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, मतलब जनसंख्या बहुत सारी लगी रहती है इस प्रकार की कृषि में, और वो सारे क्या है कृषि कार्य में लगे रहते हैं, मतलब पूरे परिवार के सदस्य इस कार्य में लगे रहते हैं। खेत बहुत ही छोटा बिखरे हुए होते हैं। मशीनों के स्थान पर खेती के अधिकतर कार्य पशुओं के द्वारा ही होते हैं, मतलब जो खेती के जो कार्य करे जाते हैं ना, वो जैसे कि बैलगाड़ी के द्वारा खेत को जोतना, है ना, हल लगाकर, ना कि ट्रैक्टर का यूज़ करना, मतलब प्राचीन काल से जो की जाती है वो कृषि उस प्रकार की है। मुख्य क्षेत्रों में उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, मंचूरिया, गंगा सिंध के मैदानी भागों भारत में है इस प्रकार की कृषि की जाती है। रोपण कृषि, रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि है जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय, कॉफ़ी, कोक, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास के पौधे लगाए जाते हैं। रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं, खेती का आकार, इसमें कृषि क्षेत्र में बागानों का आकार बहुत बड़ा होता है। रोपण कृषि में बागान रहते हैं ना, मतलब जो खेती का क्षेत्र रहता है, मतलब खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं। पूंजी निवेश भी होता है, मतलब इसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। बागवानी की स्थापना में उन्हें चलाने के लिए, रख रखाव के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, मतलब अधिक पैसे लगते हैं। कैसे खेती करने के लिए तकनीकी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, मतलब नई नई तकनीकों, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें उच्च प्रबंधन तकनीक के आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक विधियों से खेती की जाती है। एक फसली कृषि, इसमें एक फसली कृषि रहती है, मतलब पूरे साल भर में एक ही फसल बोई जाएगी। ये एक फसली कृषि है जिसमें एक ही फसल के उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जैसे कि गन्ने की कृषि होती है ना, गन्ना साल भर में एक बार उगाया जाएगा, है ना, पूरे साल भर उगता है। तो श्रम, इसमें काफ़ी श्रमिकों की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होती है। श्रम स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाता है, मतलब जो स्थानीय लोग रहते हैं, आसपास के लोग रहते हैं, उनको खेत पर काम करने के लिए रख लिया जाता है और उनसे इस प्रकार की खेती करवाई जाती है। परिवहन के साधन सुचारू रूप से उपलब्ध एवं विकसित होते हैं, जिसके द्वारा बागान एवं बाजार भली प्रकार से जुड़े रहते हैं, मतलब बाजार से कुछ चीज़ें लानी है तो वहाँ पर ले जाने के लिए और उपज की गई वस्तु को बाजारों तक पहुँचाने के लिए वाहन भी उचित प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। क्षेत्र, इस कृषि को यूरोपीय और अमेरिका लोगों ने अपने अधीन कृषि उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित कृषि कैसे कहते हैं? स्थानांतरित कृषि सबसे प्राथमिक कृषि है, मतलब सबसे पहले नंबर की कृषि है। स्थानांतरित कृषि तरणीय कृषि का एक प्रकार है जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है, मतलब कुछ भूमि का जो टुकड़ा रहता है, कुछ क्षेत्र जहाँ पर कुछ समय के लिए खेती कर ली जाती है। जब ये उपजाऊ खत्म हो जाता है तो दूसरे जगह पर जाकर खेती की जाती है। दूसरे टुकड़ों को ऐसे किया लिया जाता है, कृषि के लिए चुना गया जाता है। पहले से चुने गए टुकड़े का पर वापसी पर अधिक वनस्पति का विकास किया जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी स्थानीय कृषि को झूमिंग मध्य
अमेरिका में, मेक्सिको में, मिला हुआ मगरनाक में से झूम खेती। झूम कृषि से क्या होता है? झूमिंग कृषि। इस प्रकार की कृषि क्षेत्र में वनस्पति को काटा जाता है और जला लिया जाता है। मतलब कोई क्षेत्र है, वहाँ पर पेड़ पौधे उग रहे हैं या फिर वन क्षेत्र है, जंगल है, तो उसको काट लिया जाता है, उसके पेड़ पौधे को काट लिया जाता है और वहाँ पर कृषि की जाती है, उनको जला लिया जाता है और जलाने के बाद में वहाँ पर खेती की जाती है। जली हुई राख की परत उर्वरकता का कार्य करती है, जो खाद का काम करती है ना, वो राख करती है। मतलब पेड़ों को जला देते हैं तो उसकी जो राख बनती है, जो कोयला रहता है, जो पानी रहती है, वो उर्वरकता का काम ही करती है। इसके बोए गए खेत में बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसमें बोए गए खेत बहुत ही छोटे छोटे प्रकार के होते हैं एवं खेती भी पुराने औजारों से की जाती है। मतलब प्राचीन प्रकार से की जाती है, प्राचीन तरीके से की जाती है। जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, जब मिट्टी के उपजाऊपन समाप्त हो जाता है खेती करने के दौरान, तब कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर मतलब दूसरी जगह पर जाता है और वहाँ पर भी वापस यही क्रिया करता है। मतलब वनों को जला लेता है और वहाँ की उसकी राख पर उर्वरकता का काम करेगी और वापस वहाँ पर खेती करने लग जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, जिसे झूम कृषि या झूमिंग कृषि भी कहते हैं। मिश्रित कृषि। इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों समान महत्व दिया जाता है। मतलब फसलें भी उगाई जाती है और पशुपालन भी किया जाता है, जिसकी मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कुट आय के प्रमुख स्रोत हैं। मिश्रित कृषि की विशेषताएं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। मतलब चारे की फसलें उगाना। इस कृषि में खेती का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, मक्का, कंदमूल प्रमुख हैं। शेषमेश एवं अंत्य फसलें कृषि मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जैसे कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, एशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग। दहन कृषि। इस प्रकार की कृषि में क्षेत्र की वनस्पति को काटा व जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत उर्वरकता का कार्य करती है। इसमें बोए गए खेत बहुत ही छोटे छोटे होते हैं एवं खेती भी पुराने औजारों से की जाती है। जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि भूमि तैयार करते हैं। ऋतु प्रवास कृषि। नए चरवाहा की खोज में चलवासी पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। चलवासी पशुचारण रहते ना, चलवासी दूसरे स्थान पर जाकर पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों के मैदानी भागों से पर्वतीय चरवाहा की ओर, एक शीत ऋतु में पर्वतीय भागों में मैदानी चरवाहों की ओर प्रवास करते हैं। इस गतिविधियों को ऋतु प्रवास कहते हैं। ऋतु प्रवास से तात्पर्य है कि जब चरवाहे रहते हैं वो अपने जानवरों को लेकर दूसरे स्थान पर चराने के लिए ले जाते हैं, तो वो पहाड़ियों पर जाते हैं। और क्योंकि पहाड़ियों पर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर क्या है, उनके लिए उनको जल भी उपलब्ध हो जाएगा और आसपास के जो कुंड वगैरह रहते हैं उनमें जल भी उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा, उनको हरी घास भी मिल जाएगी। इसे कहते हैं ऋतु प्रवास। ट्रक कृषि। जहाँ केवल सब्जियों की खेती, वहाँ ट्रक बाजार के मध्य दूरी रात भर में तय की जाती है। इन्हें ट्रक कृषि कहते हैं। मतलब ट्रकों में सब्जी वगैरह को भरकर बाजार तक पहुँचाना ही क्या कहलाता है? ट्रक कृषि कहलाता है। डेयरी कृषि से तात्पर्य आप सभी जानते होंगे, डेयरी यानी कि दूध वगैरह हम लेने जाते हैं तो डेयरी का प्रयोग करते हैं। यह एक विशेष प्रकार की कृषि है जिसमें अंतर्गत पशुओं को पशुओं के लिए पाला जाता है। जैसे पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है। पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है। इस प्रकार की कृषि मतलब पशुओं से दूध प्राप्त किया जाता है और इसे स्वास्थ्य, प्रजनन, चिकित्सक विशेष ध्यान में दिया जाता है। मतलब इस कृषि में दूध का उत्पादन किया जाता है। डेयरी कृषि की विशेषताएं बताइए। पूंजी। पशुओं के लिए छप्पर, कांच संचित करने के लिए, भंडार एवं दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों के उपयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए। श्रम। पशुओं के चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है। विकसित यातायात के साधन प्रशिक्षकों का उपयोग था। पशु चौड़ीकरण की सुविधा उपलब्ध होने के कारण इन केंद्रों के निकट स्थापित की जाती है। बाजार। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पादन के अच्छे बाजार होते हैं। मुख्य क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया है। भूमध्य सागरीय कृषि। यह कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें
खट्टे फलों के उत्पादन में विशेष बल दिया जाता है। यह शुष्क कृषि भी की जाती है। गर्मी के महीने में अंजीर और जैतून पैदा होते हैं। शीत ऋतु में जब यूरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, तब इन क्षेत्रों में इनकी आपूर्ति की जाती है। इन क्षेत्रों में कई देशों में अच्छी किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि। सहकारी कृषि से तात्पर्य है कि सरकार के द्वारा चलाई गई कृषि। सामूहिक कृषि भी कहलाती है ना, समूह के द्वारा भी की जाती है। सहकारी कृषि में कृषक स्वेच्छा से अपने संसाधनों का समाहित कर सहकारी संस्थान बनाकर कृषि कार्य संपन्न करते हैं। सहकारी से मतलब सरकार का संस्थान बनाकर कार्य करते हैं। सामूहिक कृषि में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। सामूहिक यानी कि समूह के आधार पर होता है। सहकारी कृषि में व्यक्तिगत फार्म असंलग्न रहते हैं। सामूहिक कृषि में कृषक अपने सभी संसाधनों को मिलाकर कृषि करते हैं, किंतु भूमि का छोटा सा हिस्सा उनके अपने अधीन रख लेते हैं। सहकारी समिति कृषकों की सभी रूप से सहायता करती है। सामूहिक कृषि में सरकार सभी तरह से नियंत्रित करती है। सहकारी समिति अपने उत्पादन को अनुकूल शर्तों पर बेचती है। सामूहिक कृषि में उत्पादन को सरकार की निर्धारित मूल्यों पर खरीदती है। मतलब सरकार पहले से ही निर्धारित कर लेती है कि आपको इस चीज़ को उगाना है और आपको इतना प्रतिशत आप रख लीजिएगा खाने के लिए और बाकी हमें दे दीजिएगा, और सरकार उसको उत्पादन करती है। डेनमार्क, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, इटली आदि यूरोप के देशों क्षेत्रों में सहकारी कृषि का चलन है, जबकि रूस में सामूहिक कृषि का प्रचलन है। अब देखते हैं खनन। खनन होता क्या है? भूपटल से मूल्यवान धात्विक और अधात्विक खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खनन कहलाता है। मतलब पृथ्वी को खोद कर और उसमें से खनिज वगैरह को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। खनन कितने प्रकार का होता है? खनन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है देखते हैं। भूमिगत खनन, जो भूमि को खोद कर किया जाता है। धरातलीय खनन, जो धरातल के ऊपरी भाग में हमें प्राप्त हो जाता है, भूमि के ऊपरी भाग में प्राप्त हो जाता है। भूमिगत खनन, भूमिगत खनन बहुत जोखिम पूर्ण एवं असुरक्षित होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा जोखिम पूर्ण होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, या फिर बहुत ज़्यादा सीरियसली होता है, या फिर कुछ भी कहे जो आप जोखिम भरा, हार्मफुल। सुरक्षा का उपयोग एवं उपकरणों पर अत्यधिक खर्च होता है। मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है इसमें ना, उपकरणों का अधिकतम खर्च होता है। इसमें दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। मतलब कभी भी दुर्घटना हो सकती है, कभी भी कोई भी चट्टान आपके ऊपर गिर जाए और आप मर जाएं। खाने काफ़ी गहराई पर होती है। मतलब को काफ़ी ज़्यादा अंदर जाना पड़ता है पृथ्वी के, और उसमें खाने बहुत ज़्यादा अंदर गहरी होती है। इन खानों में वेदन मशीनें, माल ढोने वाली गाड़ियाँ तथा वायु संचरण प्रणाली की आवश्यकता होती है। मतलब सांस भी नहीं आती इतनी नीचे तक खाने खोद ली जाती है। धरातलीय खनन अपेक्षित आसान, सुरक्षित और सस्ता होता है। आसान होता है, सुरक्षित होता है और सस्ता होता है। इस खनन में सुरक्षात्मक उपयोग एवं उपकरणों पर अधिक खर्च अपेक्षित कम होता है। खनिज के भंडार धरातल के निकट ही कम गहराई पर मिल जाते हैं। खनिज है ना, कम गहराई पर ही मिल जाता है, इसलिए धरातलीय खनन कहलाता है। और जब अत्यधिक नीचे यदि खनन किया जाता है और वहाँ पर से खोदकर चीज़ों को निकाला जाता है, तो इसे कहते हैं भूमिगत खनन। और धरातलीय खनन में आप देख लीजिएगा। खनन को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं। भौतिक कारक, इसमें खनिज पदार्थों के आकार, श्रेणी, उपस्थिति, अवस्था सम्मिलित की जाती है। खनिजों को अधिक गहराई, खनिजों में धातु की मात्रा का कम प्रतिशत तथा उपभोक्ताओं के स्थान का अधिक खनिजों में खनन के व्यय को बढ़ा देती है। आर्थिक कारक, इसमें खनिजों की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान, उसका उपयोग, पूंजी की उपलब्धता, यातायात एवं श्रम होने वाली व्यय है। विवृत खाद्यान्न का अर्थ, इसमें धरातलीय खनन भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का सस्ता तरीका है जिसमें सुरक्षात्मक एवं उपकरण पर अतिरिक्त खर्च कम तथा उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की वीडियो दोबारा बनाने के लिए हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जय श्री राम।